पहुंचे। और ये जरूरी भी है, क्योंकि जब तक किसी चीज का नॉलेज अगर कोई व्यक्ति ग्रहण नहीं करता, तब तक उसको उस चीज का इन एंड आउट का पता नहीं लग पाता पूरी तरह। और जब तक ये नहीं होता है, उसका वो पूरा बेनिफिट अपने जीवन में नहीं आ सकता। तो मेरा आज का जो ये आज का जो ये टॉपिक है, मैं आज का जो टॉपिक है ये बैंकिंग के बारे में है। मैंने ये टॉपिक क्यों छांटा है? नेसेसिटी ऑफ मैनेजिंग फाइनेंस। देखिए, आप चाहे छोटा बिजनेस करते हो या बड़ा बिजनेस करते हो या नहीं भी करते हो, वो भी आपको जो आपके पास फंड्स हैं, जो आपके पास फाइनेंस अवेलेबल है, उसका जब तक आप सही रूप से मैनेज उसको नहीं करेंगे, तो आपका सारा कुछ गड़बड़ा जाता है। इसलिए एक फंड की मैनेजमेंट करना बड़ा ही जरूरी है। हम देखते हैं हर रोज घरों में जो हाउस वाइफ होती है ना, पढ़ी लिखी भी नहीं होती है ज्यादा, कोई बहुत पढ़ी लिखी भी, फिर वो एक काम जो कि उनके प्रोफेशन का है ही नहीं, जो मैनेजमेंट है घर का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इतने अच्छे ढंग से करती है। इसका उदाहरण आप हर घर में देख सकते हैं कि कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़ती हो, उसके लिए वो कुछ ना कुछ फाइनेंस अपने पास रखती है, उसको मैनेज करती है। तो इसका मोटा सा तात्पर्य ये हुआ कि किसी भी फाइनेंस मैनेजमेंट के लिए कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं है। यहाँ भी हम ऐसा ही कुछ आपको बताने वाले हैं जिसमें आपको बैंकिंग का प्रायर नॉलेज होना जरूरी नहीं है। हम बैंकिंग से जितनी भी जो चीजें हैं जो आपके काम की होगी, क्यों आपके काम की मैं क्यों बोल रहा हूं, अब आप एक बिजनेस करने वाले हैं और इतना बड़ा बिजनेस करने वाले हैं कि जो कि आपको बहुत सारे पैनलिस्ट ने बता दिया है कि ऑन पैसिव का स्वरूप कितना बड़ा होने वाला है और ऑन पैसिव के फाउंडर कितना बड़ा बिजनेस करने वाले हैं। अब बिजनेस से पैसा तो आएगा, अगर पैसा आएगा तो उसका मैनेजमेंट करना आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे कंपनी मैनेजमेंट करके आपको शायद नहीं देगी। क्यों? क्योंकि पैसा आपके पास आएगा, आपको उसको मैनेज करना है। अच्छे हिसाब से मैनेज करेंगे तो आप जितने भी आपने स्वप्न लिए हैं ऑन पैसिव के तौर पे कि आप अपने लिए एक अच्छा बिजनेस करेंगे, अपने लिए एक अच्छा घर बनाएंगे, अपने लिए तो करेंगे ही करेंगे, परंतु समाज के लिए, उन गरीबों के लिए भी आप करेंगे, जो कि आप ऑन पैसिव का मुख्य उद्देश्य है कि हम तो ठीक हैं, हमारा पड़ोसी भी ठीक रहे, यही ऑन पैसिव है। हम किसी को भूखा नहीं देख पाएंगे, यही ऑन पैसिव है। इसी के लिए आपको फंड जो है वो एक तरफ से एक ही सेक्टर में आपने फंड्स को मैनेज नहीं करना है, बल्कि जितने भी आपके स्वप्न में आपने जरूर देखा होगा। और ऐश सर ने तो बहुत बारी ये बोला हुआ है कि आपको पड़ोसी को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करना है, जो गरीब कुछ कर ना पाए उसको भी आपने समाज में ऊपर उठाना है, उसको फंडिंग करनी है। तो ओबलेस के द्वारा करो या जिस मर्जी तरीके से करो, या अपनी चैरिटेबल ट्रस्ट करके करो, जैसे भी करो, हमारा मुख्य उद्देश्य जो है वो
ऑन पैसिव का एक दूसरों की सहायता करने का ही है। अब इसके बारे में अब होगा क्या कि आपको बैंकिंग का नॉलेज थोड़ा बहुत होना चाहिए। क्यों? जब आप बैंक में जाएंगे आपके पास ज्यादा पैसा आना शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो बैंक में उस फंड को कैसे रखा जाए, किस अकाउंट में रखा जाए, ताकि आप उसमें देने वाला टैक्स, उसमें देने वाले चार्जेस का पता हो कि मेरे अकाउंट में कितने चार्जेस लगने चाहिए और कितने लग रहे हैं। क्योंकि एक वेस्टेज ऑफ मनी को अवॉइड करना ही आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बड़ा जरूरी अंग है। अब बैंक के बारे में आपको बता दूं मैं, बैंक इंडिया की मतलब विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक यहाँ पे एक सेंट्रल बैंक भी इसको कह सकते हैं इंडिया का। भारतीय रिजर्व बैंक ऑल बैंक्स को कंट्रोल करता है। अब ये है कि भी ये शुरुआत कैसे हुई, भारतीय रिजर्व बैंक कैसे वजूद में आया, इसकी भी थोड़ी चर्चा कर लें। आपको एक इसका भी ज्ञान होना चाहिए। देखिए, बाबा साहब अंबेडकर ने एक थीसिस लिखा था, अपना एक बुक लिखी थी अपनी, प्रॉब्लम ऑफ रूपी। वो इंडियन कंटेस्ट में लिखी थी कि इंडिया की इकोनॉमी कैसे अच्छी हो सकती है। उस बुक को देख के, देखने, पढ़ने के, समझने के बाद ये डिसाइड किया गया कि एक रिजर्व मतलब एक बैंक बनाया जाए जिसका नाम भारतीय रिजर्व बैंक रखा जाए, भारतीय स्टेट मतलब रिजर्व बैंक रखा जाए, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रखा जाए। और पहले इस रिजर्व बैंक का नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया होता था। और 1935 में जब इसका एक्ट बना तो उसके बाद इसका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नाम हुआ है। इसका मतलब बैंकिंग के क्षेत्र में जो एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी पैदा हुई 1935 में हुई। ठीक है, अब इससे ज्यादा हम हिस्ट्री में नहीं जाएंगे। हाँ, ये मैं जरूर बता दूं, जितने भी बैंक हैं इंडिया में वो सारे कंट्रोल होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पॉलिसी के मुताबिक ही चलते हैं। एक मोटा सा ओवरव्यू में दे देता हूं आपको कि इंडिया में कितने किस्म के बैंक जो है वो काम कर रहे हैं और आपको बिजनेस अच्छा करने के लिए कौन इसमें करना है। देखिए, जितने बैंक आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1935 के अंडर होंगे। ये मिलेंगे आपको वहां पे। क्योंकि जो बैंक आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में नहीं हुआ वो यहाँ पे काम नहीं कर सकता। अब इसमें जो कैटेगरी आती है, कमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में और कमर्शियल बैंक आप सभी ने सुना है। ये जो दो बैंक है इसकी हमको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है। अब हमारा ऑन पैसिव का बिजनेस अगर आपने करना है, आपने पैसा उसका बैंक में रखना है, वो कहाँ रखे, किस बैंक में रखे, ठीक है ना? तो सबसे बड़ा जो कमर्शियल बैंक है वो इंडिया में 90% मतलब 90% कमर्शियल एक्टिविटीज कंट्रोल करती है कमर्शियल बैंक। और कमर्शियल बैंक की कैटेगरीज आगे होती है। एक तो पब्लिक सेक्टर बैंक है। पब्लिक सेक्टर बैंक में जैसे आपके बैंक्स जितने भी हैं, स्टेट बैंक है, और दूसरा प्राइवेट सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसे एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसी बैंक है, ये प्राइवेट सेक्टर बैंक में आते हैं। इसके बाद आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, ये छोटे छोटे बैंक होते हैं और किसी नेशनलाइज्ड बैंक के द्वारा ही स्पॉन्सर किए जाते हैं। ये छोटे छोटे गांवों में जहां पे ज्यादा खर्च, क्योंकि बैंक की ब्रांच का खर्चा तो आता है, तो एक ऐसा मॉडल बनाया गया ताकि रूरल एरिया में भी लोगों को बैंकिंग सर्विस मिले,
इसलिए आरआरबी का कंसेप्ट आया, रीजनल रूरल बैंक का। अब आप फॉरेन बैंक को भी इंडिया में अलाउ किया है ब्रांचेस खोलने के लिए, जैसे एचएसबीसी एक फॉरेन बैंक है जिसकी ब्रांच इंडिया में है, ठीक है ना। चलो इतना हमने डिटेल में नहीं जाना है। हम तो अब अपने बिजनेस के लिए दो बैंक हमारे पास हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक। अब इन दोनों में से बिजनेस आपका कैसा है उसके हिसाब से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब जहां तक ऑन पैसिव की बात है, मुझे लगता है कि ऑन पैसिव में जब आप बिजनेस करेंगे, आप डेफिनेटली अगर आपके पास पैसा ज्यादा आता है, इंडिया से बाहर अब्रॉड में भी आप बिजनेस करना चाहेंगे, अब्रॉड में भी आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहेंगे, और ये सारा करने के लिए आपको कौन सा ज्यादा सुटेबल बैंक होगा, है ना, उसके बारे में हम आगे थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे। वैसे मैं आपको हिंट दे दूं, ये जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक और आपके एक्सिस बैंक, ये बैंक एक ऐसे बैंक हैं जो कि आपको बाहर की सर्विसेज अच्छी देते हैं। यहाँ पे आपको फॉरेन एक्सचेंज की सर्विसेज इनके हर ब्रांच में रहती है, जबकि हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में सिर्फ चुनिंदा ब्रांचेस में फॉरेक्स की सर्विसेज रहती हैं। अगर किसी को जरूरत है तो नेचुरली एक ऐसा बैंक सिलेक्ट करें, अगर कल को उसने कहीं बाहर भी काम करना है तो वो आसानी से बगैर बैंक बदले हुए अपना वो काम भी कर पाए। अब हम सीधा चलते हैं कि भाई देखिए, अभी तक हमने मेजॉरिटी ऑफ जितने भी फाउंडर्स हैं, जब मैं पीछे वेबिनार करता था, हम एक थोड़ा सा सर्वे भी करते थे साथ में, मोस्टली लोगों ने सेविंग अकाउंट खोले होते हैं। सेविंग अकाउंट जैसा कि नेम है सुजेस्ट करता है, सेविंग सेविंग अकाउंट में ये माना जाता है कि जो आपका सरप्लस अब ऐसा बच गया जिसको आप सेव करना चाहते हैं, वही पैसा इसमें पार्क होता है, ठीक है। और इनको सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट को बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट अकाउंट। मींस जब भी डिमांड पड़ती है कस्टमर को, आप बड़े आराम से वहां से फंड्स आप निकाल सकते हैं। और दूसरी जो कैटेगरी है वो टर्म डिपॉजिट, जैसे एफडीआर है, एफडीआर आपने बना ली तो एकदम तो नहीं निकाल सकते, और ये जो एफडीआर वगैरह ये हमारे की फिलहाल काम की नहीं है। अभी तो हम सिर्फ डिमांड, जहां पे ऑन डिमांड आपको आपका पैसा मिले, उन अकाउंट्स की बात करेंगे। अब सेविंग अकाउंट में क्या होता है कि रिस्ट्रिक्शंस रहती है, किस चीज पे, जमा करने पे भी रिस्ट्रिक्शंस रहती है और विड्रॉल्स पे भी रिस्ट्रिक्शंस रहती है। पहले तो ऐसा होता था, जब सीबीएस सिस्टम बैंक में नहीं आया था, तो अगर 5 विड्रॉल अलाउड है एक महीने में, तो 5 से ज्यादा विड्रॉल अलाउ नहीं करती थी ब्रांचेस, उसको इनकार कर देती थी, क्योंकि उस टाइम जो एक्स्ट्रा देन मतलब जो अलाउड है उसके अलावा काम करता है, उस पे किसी किस्म के चार्जेस लेने का प्रावधान नहीं था। परंतु आजकल क्या है, जब से सीबीएस सिस्टम आया, कौन कब पैसा ट्रांसफर करता है ये तो मालूम नहीं है ना। आप सेविंग अकाउंट में ही 20-25 बारी ट्रांसफर कर देंगे पैसा। होगा क्या, जो मिनिमम थ्रेश होल्ड है, जैसे 10 ट्रांजेक्शन का है, या किसी बैंक का 5 ट्रांजेक्शन का है, किसी बैंक का 15 ट्रांजेक्शन का, आपने 50 ट्रांजेक्शन अगर कर ली, बैंक सिंपली क्या करेगा, जो मिनिमम थ्रेशहोल्ड के ऊपर जितनी भी आपने ट्रांजेक्शन्स की है उस पे चार्जेस आपसे लेता है, और वो चार्जेस आपको डेबिट होते हैं, आप उन चार्जेस को देखते नहीं है। कि सेविंग अकाउंट अगर आप बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं तो आपको सेविंग अकाउंट कितना कॉस्टली पड़ता है। तो इसलिए अगर बिजनेस, क्योंकि हम तो बिजनेस में आएंगे अब सारे ही, पैसा भी आएगा, उसको हम बैंकिंग के द्वारा कैसे मैनेज कर पाए यही मैं बताने का यहाँ प्रयत्न करूंगा आपका। तो सेविंग अकाउंट आप रखिएगा, अपने फैमिली मेंबर्स का रखिएगा,
परंतु आपका जो बिजनेस अकाउंट होगा वो करंट अकाउंट से ही काम चलेगा, क्योंकि करंट अकाउंट में क्या क्या बेनिफिट्स है। आपको करंट अकाउंट के मैं थोड़े से बेनिफिट्स बता देता हूं, और साथ में ये भी बता देता हूं कि करंट अकाउंट कितने किस्म के आप खोल सकते हैं। आसान तरीके से दो किस्म के करंट अकाउंट आप खोल सकते हैं। एक तो इंडिविजुअल, जैसे सेविंग अकाउंट आपने, आपका नाम मोहनलाल है, तो यहाँ इंडिविजुअल नाम से आप करंट अकाउंट भी मोहनलाल के नाम से खोल सकते हैं। दूसरा, आपने कोई फर्म बनाई है बिजनेस की, पार्टनरशिप फर्म बनाई है या प्रोप्राइटरीशिप फर्म बनाई है, या आपका बिजनेस बहुत बड़ा है, फिर आपको अंडर मतलब कुछ ट्रांजैक्शन के ऊपर, जैसे 50-60 लैक्स की ट्रांजैक्शन के ऊपर आपको नेसेसरीली आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी पड़ती है, उसके थ्रू आपको काम करना पड़ता है। ये सारे फर्म्स एंड कंपनीज में आते हैं। परंतु इनिशियल लोग क्या करते हैं, अगर फर्म के नाम से भी करना हो तो अपने वो प्रोप्राइटरी फर्म खोलते हैं। प्रोप्राइटरी फर्म का अकाउंट खोलने के लिए कोई ज्यादा फॉर्मेलिटी बैंक नहीं मांगता है, ना उसकी कोई रजिस्ट्रेशन होती है। इसलिए सबसे सिंपल जो अकाउंट है प्रोप्राइटरी फर्म से, जैसे किसी का नाम मोहनलाल है, उसने फर्म का नाम रख लिया मोहनलाल एंड सन्स, प्रोपराइटर मोहनलाल, तो वो इक्वल बैलेंट टू इंडिविजुअल मोहनलाल के होगा, परंतु वो ट्रांजैक्शन जो है वो फर्म के नाम से आएगी। अब इसके मैं बेनिफिट बताऊंगा आपको। इंडिविजुअल जो आप करंट अकाउंट खोलेंगे उसमें भी देखिए, एक तो अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन है, जितनी मर्जी आप ट्रांजैक्शन करो, आपको कोई मिनिमम थ्रेशोल्ड नहीं है। आपके यहाँ पे जो चार्जेस डिफाइंड है उससे ज्यादा आपको नहीं ले सकते। आप चाहे दिन में 10 जमा करो, 10 बारी निकाल दो, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं करंट अकाउंट पे। नो लिमिट ऑफ विड्रॉल एंड डिपॉजिट, प्रोवाइड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी टू द कस्टमर। कई बारी क्या होता है कि मैंने चेक दे दिया 2 लाख का, बट मेरे अकाउंट में आज 1,80,000 है, अब 20,000 में अरेंज नहीं कर पा रहा हूं। उस स्थिति में करंट अकाउंट में आपको बैंक 20,000 की फंडिंग कर सकता है। ओवरड्राफ्ट उसको कहते हैं। ओवरड्राफ्ट बिजनेस के लिए सिर्फ करंट अकाउंट में ही अवेलेबल रहता है, सेविंग अकाउंट में नहीं रहता। इसलिए करंट अकाउंट खोलना आपको बहुत जरूरी है। फैसिलिटी फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस लाइक फंड ट्रांसफर करने, आपने कहीं को भी करने, कितनी भी बार करने, उनके फंड ट्रांजैक्शन का जो मिनिमम या जो मैक्सिमम चार्जेस है वो देके आप फ्रीक्वेंसी के हिसाब से जितनी मर्जी बारी काम करो, तो उसमें कोई दिक्कत आपको कभी भी नहीं आएगी। अदरवाइज अगर सेविंग अकाउंट को आप बिजनेस के तौर पे यूज करेंगे, आपको जैसे ही उसमें ज्यादा ट्रांजैक्शंस होने लगेगी, एक तो चार्जेस ज्यादा लगेंगे, दूसरी बात ब्रांच की जो मैनेजमेंट है आपको इनकार करेगी कई बार कि जी आप ऐसा नहीं कर सकते, और आपको अकाउंट बदलने में भी थोड़ा समय लगता है। इसलिए डे 1 से ही आप अपना करंट अकाउंट खोल के चलिए, वो आपको ज्यादा सुटेबल रहेगा, बेस्ट सूटेड फॉर बिजनेस पर्पस। ठीक है जी। ये अकाउंट है जो सबसे बढ़िया है बिजनेस के लिए, सबसे बढ़िया अकाउंट है करंट अकाउंट। और सबसे बढ़िया अकाउंट है फर्म का अकाउंट। आप कोई भी फर्म बना दीजिए, उसके प्रोपराइटर आप बनिए, उसमें जो डॉक्यूमेंटेशन लगती है वो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, इससे ही आपका इंडिविजुअल करंट अकाउंट भी खुलेगा और इसी से ही आपका प्रोपराइटरशिप अकाउंट भी खुलेगा। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। परंतु आजकल क्या हो रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी करंट अकाउंट खुलेगा फर्म एंड कंपनी का, उसमें जीएसटी नंबर साथ ले रहे हैं। वैसे मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, परंतु बैंक्स क्या कर रहे हैं, आप देखो बिजनेस तो करेंगे, इसलिए आपको जीएसटी नंबर भी ले लेना चाहिए।
और उस करंट अकाउंट के साथ उसको टैग कर देना चाहिए। करंट अकाउंट में जो ट्रांजैक्शंस रहती हैं उस पे ऐसा नहीं है कि आपको जीएसटी देनी पड़ेगी। मेरे पास भी 2 करंट अकाउंट है अपने, दोनों में जीएसटी नंबर ले रखा है। उसकी जो रिटर्न है ज्यादा से ज्यादा नीली रिटर्न भेजिए। देखिए, वी आर इन ऑन पैसिव, और एक ब्रांड तुम्हारा होना चाहिए, है ना। क्या ब्रांड होना चाहिए? वी शुड बी नोन बाय द सोसाइटी एज द सिंसियरेस्ट पर्सन इन द सोसाइटी। अगर हमने वो किताब अपने को रखना है तो डेफिनेटली आपको ये कभी भी नहीं सोचना है कि मैं जीएसटी से 4 पैसे बचा दूंगा, मैं इनकम टैक्स से 4 पैसे बचा दूंगा। नो, जो आपको एज पर रूल टैक्स देने पड़ते हैं वो आप दीजिएगा। हाँ, कई बार क्या होता है, लैक ऑफ नॉलेज से आप सीए के पास जाते हैं, सीए आपको कैसे कैसे करके मैनेज करके देता है। कई बार वो गलत भी आपको गाइड करेगा, सर यहाँ से ऐसा कर लो, आपका इतना टैक्स बच जाएगा। अगर जेन्युइन है तो बचाइए टैक्स, अगर उस रूल से बाहर है तो मत बचाइए, दीजिए। क्योंकि अगर हम ऑन पैसिव के लोग ही टैक्स की चोरी करना शुरू कर देंगे कल को, फिर कौन रह जाएगा यहाँ पे जो सिंसियरिटी से काम या बिजनेस करेगा? हमको एक ब्रांड ले जाना है आगे कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं ट्रू टाइप बिजनेस है हमारा, जिसमें किसी भी चीज की हेराफेरी नहीं है, कोई पकड़ ही ना सके, कोई उंगली ही आपको ना उठाए, यही मजा आएगा आपको। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये तो रही करंट अकाउंट की बात, ये तो डिसाइड हो गया करंट अकाउंट खोलना है। और मोस्ट प्रेफरेबली या तो आप ऐसे ब्रांच में खुलिए नेशनलाइज बैंक के जहां पे फॉरेक्स की फैसिलिटीज हो। अगर नहीं है तो आप सिंपली प्राइवेट बैंक्स में जाइए, चार्जेस प्राइवेट बैंक्स के ज्यादा हैं नेशनलाइज बैंक से, ये भी ध्यान रखना। बट फैसिलिटी अच्छी देते हैं। कहीं पे अगर बिजनेस आपका सूटेबल है, अच्छा है, तो आप उतने चार्जेस को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। अब सबसे ज्यादा जरूरत क्या पड़ती है, जैसे फंड आपने भेजने लोगों को या बिजनेस करने के लिए आपने फंड भेजने, तो कहां कहां और किस तरीके से भेजेंगे, और कौन सा तरीका आपको इमीडिएट पेमेंट देगा और कौन सा तरीका आपको डिलेड पेमेंट देगा। थोड़ा सा आपने सुना है इनके बारे में पहले ही, कोई नई बात नहीं मैं बता रहा हूं। आईएमपीएस, आरटीजीएस, एनईएफटी, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड। देखिए, आईएमपीएस का मतलब है इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। इधर से आपने इसका आईएमपीएस में पैसा भेजा और उसी में वो आपके जिस अकाउंट में आपने भेजा है वहां, ठीक है। ये आईएमपीएस सर्विस ऐसी सर्विस है जो कि 24/7 मिलती है। मोबाइल बैंकिंग में आईएमपीएस से जाता है पैसा, नेट बैंकिंग में आईएमपीएस से जाता है पैसा, वाला आईएमपीएस के थ्रू आप 24/7 रात को दिन को जब मर्जी भेजो, जैसा मर्जी भेजो, आपको भेज सकते हैं। परंतु यहाँ पे थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है, आप बड़ा फंड नहीं भेज सकते। अगर 2 लाख से ऊपर आपने भेजना हो, कई जगह तो आईएमपीएस की, कई बैंक्स की जो लिमिट है कम है, वैसे 2 लाख तक आप आई पैसा बाहर भेज सकते हैं। अब 2 लाख से ऊपर अगर आपने भेजना है तो क्या करेंगे? तब डेफिनेटली आपको बैंक ब्रांच को ही विजिट करना पड़ेगा और आप आरटीजीएस से पैसा भेज सकते हैं। इसको बोलते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये लंबी टर्म सुनने को लगती है कुछ भी नहीं है। क्या ये कि यहाँ आपने आरटीजीएस मानो 2 बज के डाला, आरबीआई गेटवे से एकदम क्लियर होगी और उसी में विद ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स आपने जिसको पैसा भेजा उसके खाते में क्रेडिट हो जाएगा। जितना भी अमाउंट आप भेजेंगे, 10 लाख भेजिए, 20 लाख भेजिए, जितना भी आपने भेजना है वो इमीडिएटली
मतलब रियल टाइम में वो क्रेडिट हो जाएगा। जिस रियल टाइम में आपने भेजा उसी रियल टाइम पे आपको, क्योंकि बिजनेस में यही तो है, अगर किसी को पैसा भेजना है, आज भेजा 3 दिन के बाद मिला, तो उसके बिजनेस की सारी प्रायोरिटी खत्म हो जाती है। ये सिस्टम डेवलप हुए हैं। जब मैंने बैंक ज्वाइन किया था, हमारे तो ड्राफ्ट के द्वारा जाता था पैसा, ड्राफ्ट ले जाता था, ब्रांच में ले जाता था, फिर उसको इनकैश करते थे। कम से कम 10 दिन लगते थे आपको पैसा मिलने में जो आपने भेजा है। बच्चों को आप भेजते थे पैसा, ड्राफ्ट से भेज सकते थे। अब तो कुछ नहीं है, अब तो कहीं से भी आप भेज दो, नेट से भेज दो, आपके मोबाइल बैंकिंग से भेज दो, और बिजनेस के लिए आप आरटीजीएस से 2 लाख से ऊपर भेजो। अब ये एनईएफटी क्या है? ये नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। एनईएफटी के द्वारा आप जो भेज सकते हैं पैसा, विद इन इंडिया भेज सकते हैं, आप बाहर नहीं भेज सकते। आरटीजीएस से भी विद इन इंडिया आप भेज सकते हैं पैसा, बाहर नहीं भेज सकते। अगर फॉरेन कंट्री भेजना तो आप नहीं भेज सकते। एनईएफटी में बैच सिस्टम, अगर आपने जल्दी पैसा भेजना है और आपने, इसमें होता है 2 घंटे का बैच। जैसे एक बैच 10 बजे क्लियर होगा, एक बैच 12 बजे क्लियर होगा, एक बैच 2 बजे क्लियर होगा। मतलब अगर आपने 10 बज के 10 मिनट में एनएफटी किया, तो आपका पैसा जहां आपने एनएफटी ब्रांच में किया वो 12 बजे के शेड्यूल में क्लियर होके 2 घंटे के बाद जिस अकाउंट में आपने भेजा उसमें क्रेडिट होगा, उससे पहले नहीं होगा। समझे ना आपने? अगर अर्जेंट भेजना आपने पैसा, है ना, तो एनईएफटी से मत भेजिएगा, 2 घंटे के बाद मिलता है। ठीक है। इसके अलावा आपके पास क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, आगे डिस्कस करूंगा मैं कि इसका क्या बेनिफिट है। तो ये मोटा मोटा आपको इंटरनल विद इन इंडिया अगर आपने काम करना है, तो ये आरटीजीएस, एनईएफटी, क्रेडिट डेबिट कार्ड तो खैर बाहर का भी चलता है, आईएमपीएस, ये 4 मेथड्स है विद इन इंडिया अगर आपने फंड ट्रांसफर करने हैं। अब क्रेडिट और डेबिट कार्ड का आजकल जमाना है, सबके पास है। डेबिट कार्ड तो सबके पास है। अब एटीएम कम डेबिट कार्ड, उसी से एटीएम चलता है, उसी से आपकी बाकी ट्रांजेक्शन्स, आपने कोई कहीं से कोई खरीद करनी है, कुछ भी करना है, और आप कार्ड को सेफ्टी कैसे रख सकते हैं? बड़ा सिंपल सा उपाय है। देखिए कार्ड में होता है क्या है, एक तो कार्ड का नंबर है, एक उसकी एक्सपायरी डेट है, सबसे इंपॉर्टेंट है सीवीवी नंबर। अब सीवीवी नंबर से ही ट्रांजैक्शन होनी है सारी। अगर आपने सीवीवी नंबर आपके कार्ड पे लिखा है और आपका कार्ड गुम हो गया, ठीक है ना, तो बड़ी आसानी से आपके कार्ड से परचेजिंग की जा सकती है, बहुत आसानी से। आजकल बहुत कारस्तान लोग बैठे हैं। मेरी तो सजेशन पहले भी रही है, आज भी रहेगी, जो सीवीवी नंबर है वो कहीं नोट करिए और कार्ड से उसको इरेज कर दीजिए, ताकि अगर कार्ड आपका गुम भी होगा उसका कोई मिस यूटिलाइज ना कर सके। देखो एटीएम में डालने के लिए तो आपको पिन चाहिए, यहाँ तो सीवीवी नंबर लिखा हुआ है। जब आप किसी को भेजते हैं पैसा, किसी को पेमेंट भेजते हैं, आप सीवीवी नंबर और कार्ड नंबर ही तो डालते हैं, उसके अलावा तो कुछ इन्फॉर्मेशन पूछता नहीं। हाँ, एक ओटीपी आती है आपके फोन पे। आजकल क्या सिस्टम है, हैकर जो करते हैं, ओटीपी की जरूरत ही नहीं पड़ती, आपके सीवीवी नंबर से ही काम चला देंगे वो। तो सीवीवी नंबर अपना इसको इरेज कर दीजिए और कहीं नोट करके रख दीजिए, और उस सीवीवी नंबर 3 डिजिट का तो नंबर है, आपने नोट करके रखिए। आपकी कभी जो कार्ड से अगर गुम भी हो गया, हेरा फेरी नहीं हो सकती, क्योंकि जब गुम हो गया कार्ड आपको पता ही 2 दिन के बाद लगा, 2 दिन तक आपका अकाउंट साफ हो गया, आपको बैंक में लिख के देना पड़ेगा भाई मेरा कार्ड गुम हो गया, मेरा डुप्लीकेट कार्ड इश्यू करो, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब जो ये जो कार्ड संभालती है ना, वीजा, मास्टर और मास्ट्रो, एजेंसियां हैं 3। और सबसे अच्छा कार्ड, आप जब कार्ड आप इशू कराएं बैंक से, आप अवश्य बोलिए कि सर मेरे को वीजा कार्ड देना आपने, क्योंकि वीजा कार्ड पूरे वर्ल्ड में चलता है, चलता मास्टर और मास्टर कार्ड भी चलता है,
बट वीजा इतना आसानी है, हर जगह आपको वीजा से आसानी से पेमेंट मिलेगी, आपको कभी दिक्कत ही नहीं। इसके बाद बैंक कार्ड, देखिए क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, इसमें क्या अंतर है मैं आपको बता देता हूं। कार्ड के देखने से आप ये जजमेंट नहीं कर सकते ये क्रेडिट कार्ड है कि डेबिट कार्ड है, परंतु हर बैंक ने एक क्रेडिट कार्ड को एक स्पेशल नाम दिया हुआ है, तो उस बैंक के जो क्लाइंट्स हैं उनको पता है कि ये कार्ड है मेरा डेबिट कार्ड है, बट दूसरों को नहीं पता लग सकता है। ठीक है। और इसके बाद क्रेडिट और डेबिट कार्ड में अंतर क्या है, देखो क्रेडिट कार्ड किसका बनता है, पहले देखिए जिसकी क्रेडिट वर्दीनेस होती है ना बैंक में, उसका ही क्रेडिट कार्ड बनता है। क्रेडिट कार्ड हर एक आदमी का नहीं बनता। जिसकी क्रेडिट रेटिंग ठीक हो, क्रेडिट वर्दीनेस ठीक हो, बैंक के साथ एक अच्छा अकाउंट हो, उसका ही क्रेडिट कार्ड मिलता है। क्रेडिट कार्ड में फैसिलिटी क्या है कि आपको अपना पैसा नहीं खर्च करना पड़े, आपके किसी अकाउंट से क्रेडिट कार्ड का पैसा डेबिट नहीं होता। जितने आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट है वो बैंक अपने पैसे से फंड करता है उसको, और कुछ मिनिमम पीरियड के लिए फ्री देता, इंटरेस्ट नहीं लगाता। बेनिफिट है। अगर 45 डेज के लिए क्रेडिट आपको बगैर इंटरेस्ट के अगर कोई पैसा मिलता है, जितनी आपकी लिमिट है लीजिए ना, 45 दिन का इंटरेस्ट बनाइए अपनी। आपके देखिए आज आप ऑन पैसिव फाउंडर है, पैसा आपका आएगा ही। एटलीस्ट ब्रांच मैनेजर कुर्सी से खड़ा उठ के नमस्ते तो आपको जरूर करेगा ही। मीन्स ये सिंबॉलिक है कि आपकी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी है, तभी ब्रांच मैनेजर कुर्सी से उठ के आपको ग्रीट कर रहा है ना। आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा ही मिलेगा, और बड़े आराम से मिलेगा। एक तो ये टाइड विद बैंक फंड्स होता है। हाँ, आप किसी को बोलिए मेरे पास फलाने का क्रेडिट कार्ड है, तो उसको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, नहीं यार ये अमीर आदमी है अगर इसके पास क्रेडिट कार्ड है। हालांकि आजकल तो 10-20 हजार के भी क्रेडिट कार्ड इशू होते हैं, परंतु वो तब होते हैं उसकी इक्विवेलेंट एफडीआर आपको वहां रखनी पड़ती है। उस एफडीआर का 90% आपको एज क्रेडिट कार्ड के रूप में इशू होता है लिमिट। और accrues interest payments are not made on time। हाँ, अगर टाइमली पेमेंट नहीं की तब ये जो है वो बहुत ही क्या कहते हैं गलत डिसीजन है। बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं क्रेडिट कार्ड पे, मतलब इवन 42% इंटरेस्ट चार्ज करते हैं कई बार। अगर आपने एटीएम में कैश निकाल दिया क्रेडिट कार्ड से तो वो आपको बहुत ही कॉस्टली पड़ेगा, 15-20% से कम तो पड़ेगा ही नहीं। डोंट, मतलब मेरा कहने का तात्पर्य ये है, क्रेडिट कार्ड अगर ले लिया तो आप उसको कैसे सही ढंग से इस्तेमाल करें, इसके लिए सेपरेट हम कभी काम करेंगे। क्योंकि आप एक क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड तो खैर करेंगे, क्रेडिट कार्ड डील करने वाले हैं अपने बिजनेस में। आपको सस्ता कैसे पड़े उसकी मैं मेथोडोलॉजी आपको बताऊंगा, ताकि आप आसानी से ये उसका यूज कर सकते हैं। ऑफर दी एबिलिटी टू अर्न रिवार्ड, इसमें जितनी भी आप परचेज करते हैं उसमें आपको रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं, जो कि आप रिवार्ड उसको प्राप्त कर सकते हैं। ग्रेट फॉर लार्ज परचेजेस एंड ट्रेवल, ट्रेवल के लिए बड़ा अच्छा है ये, कहीं भी जाइए आप के लिए हमेशा ही पैसा अवेलेबल है। जबकि जो डेबिट कार्ड है, डेबिट कार्ड आपके अकाउंट के साथ लिंक रहता है। डेबिट कार्ड में तभी चलेगा जब आपके खाते में पीछे पैसे होंगे, और उतनी ही इसकी लिमिट होगी जितने आपके खाते में पैसे हैं, अदरवाइज ये उससे ज्यादा काम नहीं करेगा। आपके क्रेडिट स्कोर पे डेबिट कार्ड का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। टिपिकली ऑफर रिवार्ड, इसमें ज्यादा रिवार्ड वगैरह का डेबिट कार्ड में होता नहीं है। आपको पिन चाहिए इसको डेबिट ट्रांजैक्शंस करने के लिए, ठीक है। मेकिंग ओवर डेट फॉर डे टू डे, पर छोटे काम के लिए डेबिट कार्ड ठीक है, कर्जा नहीं ले रहे आप, जितना आपकी जेब में पैसा उतना ही आप खर्च कर रहे हैं। अब बैंक क्रेडिट कार्ड नॉन पर्सनलाइज्ड और पर्सनलाइज्ड कैटेगरी के हिसाब से कि आपको कितने का क्रेडिट कार्ड चाहिए,
नॉन पर्सनल आजकल क्या है ना, एक किट मिलता है पूरा, उसमें डेबिट कार्ड भी रहता है, सब कुछ रहता है, बस उस डेबिट कार्ड पे आपका नाम नहीं लिखा होता है। जिस डेबिट कार्ड में आपका नाम नहीं लिखा है या आपका फोटो नहीं है, उसको तो बोलेंगे नॉन पर्सनलाइज्ड कार्ड। जिसके आपका नाम भी है और फोटो भी है, उसको बोलेंगे पर्सनलाइज्ड कार्ड। अगर पर्सनलाइज्ड कार्ड बनाना आपने, तो अकाउंट खोल के आपको अप्लाई करना पड़ेगा। फिर आपको जो एजेंसी बैंक के साथ टैग्ड होती है, जो कि कार्ड बनाती है, वो आपके घर में कार्ड भेज देंगे। मिनिमम 15 डेज का पीरियड चाहिए अगर आपने ये पर्सनलाइज्ड कार्ड लेना है। लोग प्रेफर करते हैं फोटो वाला कार्ड लेने के लिए, क्योंकि अगर फोटो वाला कार्ड हो और नाम भी हो आपका, वो आपकी एक फोटो आइडेंटिटी का काम भी करता है एयरपोर्ट एक्सेट्रा में। कोई दिक्कत नहीं है। आप SBI का आपके पास फोटो है और ये है कार्ड के ऊपर, उसको दिखा दीजिए, आपको आसानी से एयरपोर्ट पे जाने दिया जाएगा। एज आइडेंटिटी कार्ड भी उसको आप यूज कर सकते हैं। अब रही बात कि बाहर के बैंकों में बाहर कैसे भेजेंगे आपके पैसा। देखिए, दो सिस्टम है, बैंक वायर ट्रांसफर और डेबिट कार्ड से आप बाहर भेज सकते हैं, है ना। आप फॉरेन करेंसी में भेज सकते हैं। इसके बारे में हम चर्चा तब करेंगे जब हम ये टॉपिक बताएंगे आपको कि अगर किसी ने बाहर प्रॉपर्टी लेनी है, उसमें RBI की रेगुलेशंस क्या हैं, कितने आपको टोटल पैसे आप भेज सकते हैं, कैसे भेज सकते हैं, कितना उसके टैक्स देना पड़ता है, ये सारी इंटीग्रिटी हम आपको सिखा देंगे सारा। मेरा तात्पर्य ये है कि जब आप बैंक में जाएं, ऐसा तो आपके बहुत है, आपको कोई बैंक में ये ना कहे कि यार इसको बैंकिंग का तो पता नहीं, पैसा आ गया पता नहीं कहां से आ गया। नो, आप फुल नॉलेज के साथ जाइए। आप ब्रांच मैनेजर को अगर आपने बैंक वायर ट्रांसफर पूछ ली ना, बहुत सारे ब्रांच मैनेजर्स को पता ही नहीं है कि बैंक वायर ट्रांसफर होती क्या है, नहीं है पता। क्योंकि पिछली बारी जब मैं वेबिनार करता रहा 6 महीने में बैंकिंग के, तो उसके बाद हम उनके फीडबैक लेते थे कि भाई आप बैंक में गए, क्या क्या बोला, तो अपने एक्सपीरियंस सुनाते थे। कहता जी बैंक को तो ये पता नहीं कि भाई स्विफ्ट कोड क्या होता है, नहीं है ब्रांचेस को पता, छोटी ब्रांचेस में नहीं है पता, है ना। मेरा कहने का मतलब है, आप जहां भी जाइए नॉलेज को कैप्सूल लेके जाइए माइंड में, ताकि दूसरा आपको सोचे नहीं यार ऐसा जरूर है, बट नॉलेज से पैसा कमाया है इसने। ऐसे नहीं, हम पे कोई उंगली ना उठाए कि ये पैसा तो बड़ा आ गया, नॉलेज तो है नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देता हूँ। और ओवर टू अजय जी, अगले सेशन में मिलेंगे किसी इनमें से। देखो, हर एक जो मैंने आज आपको बताया, इसमें से कार्व आउट करके आपके लिए क्या सहूलियत वाला रहेगा, वो हम कार्व आउट करके आपको समय समय पे बताते रहेंगे। और समय समय पे हम इसको रिपीट भी करते रहेंगे, ताकि आप, क्योंकि एक दिन में इतना नॉलेज आपको सीख नहीं पाएंगे। जब 3-4 बारी 5 बारी आपको बताया जाएगा, तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ इम्बाइब करेंगे। थैंक यू वेरी